नमस्कार दोस्तों, हिंदी के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि इससे पहले हम आपके लिए जो हिंदी का वीडियो लेकर आए थे, जिसमें हमने एक वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको एक हिंदी का जो निबंध है वो लिखकर दिखाया था, तो उससे आपको बहुत ही लाभ मिला होगा, क्योंकि उसमें आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से जब आप एक निबंध लिखते हैं, एक बड़ा निबंध, तो उसमें अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, शब्दों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए। ठीक है ना। तो और जिन स्टूडेंट्स ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देखेगा, क्योंकि उसमें जो विषय हमने लिया था वो भी भारत के विकास से ही संबंधित था। और उसमें जो जो तथ्य हमने प्रस्तुत किए थे वो आप किसी भी मतलब पैसेज में यूज कर सकते हैं, किसी भी निबंध में आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज का जो विषय है वो है हिंदी में अनुवाद। तो अनुवाद में भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, और वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, तो लास्ट टाइम हमने आपको होमवर्क के लिए, एक गृह कार्य के लिए एक छोटा सा पैसेज दिया था, जिसमें 3 मतलब पैराग्राफ्स थे। ये देखिए, और मैं आशा करती हूँ कि मतलब स्टूडेंट्स ने कोशिश की होगी कि इसका सही से अनुवाद कर सकें, और जिन्होंने नहीं की, मैं आपसे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके पहले अपने एंड पर इस पूरे पैराग्राफ का अनुवाद कीजिए, क्योंकि अगर आप साथ साथ यहाँ पर अनुवाद करेंगे ना, तो आपको भी बेटर फील होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ आपने कहाँ गलती की। और बाई चांस अगर आपको लगता है कि आपने उससे भी अच्छा अनुवाद किया है, देखिए क्या होता है कि कोई भी जो पैराग्राफ होता है, ज़रूरी नहीं कि उसका अनुवाद एक ही तरीके से हो। एक शब्द को आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि पाथ है, पाथ, तो उसे आप रास्ता भी लिख सकते हैं, उसे आप मार्ग भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए अनुवाद हम केवल आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको देखना है कि अगर आप मतलब दूसरे तरीके से अनुवाद करें वो भी बिल्कुल सही हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस यहाँ पर आपको मदद किस चीज़ की मिलती है कि कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, जो आप मतलब कि उसमें ज़्यादा हिंदी अनुवाद करने में लग जाते हैं, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिएगा, आज आपको पता चलेगा। जैसे अब इसी पैराग्राफ को हम लेते हैं, इफ़ द यूरोपियन यूनियन कंटिन्यूज टू फंक्शन द सेम वे एज प्रेजेंटली, देन देयर इज लिटिल होप फॉर इम्प्रूवमेंट। अब प्रेजेंटली का मतलब ये है कि जो वर्तमान में, जैसे कि आजकल चल रहा है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स प्रेजेंट को ऐसे लिख देते हैं जो कि जिस तरीके से प्रस्तुत हो रहा है, यानी कि उन्होंने सही संदर्भ को समझा ही नहीं। तो इसलिए आपको अनुवाद करते समय सबसे पहले तो संदर्भ समझना है, कंटेक्स्ट, कि जो शब्द है वो किस संदर्भ में दिया गया है। फिर द यूनियन नीड्स टू बी रेडिकली री इन्वेंटेड। रेडिकली, अब रेडिकली जो वर्ड है वो पॉजिटिव वे में भी आता है, नेगेटिव वे में भी आता है, लेकिन आपको देखना है कि यहाँ पर ये जो शब्द है ये किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। रेडिकली री इन्वेंटेड, रेडिकली मतलब यहाँ पर किस संदर्भ में है कि आपको अपने मतलब जैसे कहते हैं ना, तुम्हें शुरू से शुरू करना है। और री इन्वेंटेड, दोबारा से खोज नहीं करनी है, दोबारा से जैसे कहते हैं ना पुनः निर्मित करना है स्वयं को। तुम्हें खुद को शुरू से मतलब कि बनाना है, दोबारा बनाना है, स्वयं को दोबारा से खड़ा करना है। तो ये वही है रेडिकली, मतलब मौलिक रूप से, मूल से, तुम्हें आधार से अपने आप को पुनर्निर्मित करना है। यूरोप नीड्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट दैट कंबाइंस बोथ द टॉप डाउन एंड द बॉटम अप अप्रोच। अब देखिए यहाँ पर आपको, जैसे कि अगर कोई प्रोफेशनल आपको पैसेज दे दिया जाता है अनुवाद के लिए, तो बहुत उसमें मतलब कि उम्मीद है कि टॉप डाउन या बॉटम अप्रोच आएगा ही आएगा। मैनेजमेंट में यही सबसे मेन चीज़ होती है। लेकिन अब आप टॉप डाउन अप्रोच को या बॉटम अप्रोच को उसकी मतलब कि अनुवाद करने में तुलेंगे, तब तो मतलब बहुत अजीब अजीब इसके नाम होते हैं अगर आप इसे पूरा हिंदी में करेंगे तो। लेकिन हिंदी में आप इसे सीधा ये लिख सकते हैं, जैसे अप्रोच को तो आप दृष्टिकोण लिख देंगे, लेकिन टॉप डाउन को अगर आप केवल ऐसे ही टॉप डाउन हिंदी में आप लिखें इस प्रकार से कि टॉप डाउन, ये भी आपका सही लगेगा, कोई इसमें गलती नहीं आपकी मान सकता। इसे आप ऐसे लिखिए, क्योंकि कुछ जो अप्रोचेज होती है, कुछ तो जो दृष्टिकोण होते हैं, उन्हें अगर आप एज इट इज भी लिख देंगे तो उसमें कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन अभी हम आगे आपको दिखाएंगे कि अगर इसे ही आप ये लिखिए जैसे टॉप डाउन, यानी ऊपर से नीचे की ओर का दृष्टिकोण, तो वो चीज़ उसका कुछ और ही अर्थ निकल जाता है, वो उतना फिर मतलब फॉर्मल नहीं लगता, उतना औपचारिक रूप से सही नहीं लगता है। तो इसलिए अगर आप इसे टॉप डाउन दृष्टिकोण लिखेंगे वो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। उसी प्रकार आगे देखिए, द यूरोपियन यूनियन शुड अप्रोच द ब्रेक्सिट नेगोशिएशंस इन अ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट। कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है, निर्माणकारी या निर्माणाधीन, ऐसा नहीं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि आप चीज़ों को दोबारा से जोड़ना चाहते हैं, दोबारा से मतलब कि जोड़ना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर भी हो जाता है कि स्टूडेंट्स इस चीज़ को कभी कभी रचनात्मक लिख देते हैं कि रचनात्मक भावना के साथ,
लेकिन याद रखिए रचनात्मक ना थोड़ा सा कला पक्ष में आ जाता है, थोड़ा क्रिएटिव सेंस में। अगर तो ये होता है कि आप उनके सामने बहुत ही नए नए विचार लेकर आ रहे हैं, नए नए दृष्टिकोण, वहां पर आप ये आ सकता था कि आप उनके सामने बहुत ही रचनात्मक विचार रख रहे हैं, रचनात्मक विचार, बहुत ही नए नए विचार, बहुत ही सुंदर विचार। लेकिन अगर यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट लिख रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहां पे रचनात्मक से ज्यादा बेहतर सृजनात्मक शब्द आएगा, क्योंकि सृजनात्मकता का मतलब ही वही होता है कि किसी चीज का सृजन करना, किसी चीज को उत्पन्न करना, किसी चीज को बनाना या जोड़ना। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट है वहां पर आपका सृजनात्मक भावना आएगी। तो इसलिए कुछ कुछ शब्दों का सही संदर्भ में कैसे प्रयोग किया जाए वो आपको इन उदाहरणों से ही पता चलता है। फिर है टू अवॉइड द डाइवर्जन ऑफ इट्स अटेंशन फ्रॉम री इन्वेंटिंग इटसेल्फ। फिर से री इन्वेंटिंग आ गया। तो इसलिए अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है यहाँ पे रेडिकली री इन्वेंटेड था तो बिल्कुल वही शब्द यहाँ पर आना चाहिए। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। वहां पर री इन्वेंशन का मतलब था कि स्वयं को पुनर्निर्मित करना, दोबारा से बनाना स्वयं को आधार से, जैसे कहते हैं ना कि जमीन से दोबारा खुद को खड़ा करना। और उसी प्रकार यहां पर है कि फ्रॉम री इन्वेंटिंग इटसेल्फ, कि स्वयं को पुनर्निर्मित करने से मतलब कि उसका ध्यान भटकाना, ये सब। फिर है यूरोपियन यूनियन शुड मेक इटसेल्फ अट्रैक्टिव अगेन टू वेलकम द यंगर जनरेशन बाय गिविंग देम होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब यहाँ पर है टू मेक इटसेल्फ अट्रैक्टिव, मतलब कि स्वयं को आकर्षक बनाना। अब ये हो सकता है लेकिन उतना बेहतर नहीं लगेगा। इसकी जगह आप ये लिखिए कि स्वयं को आकर्षण का, युवाओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनाना। अब नो डाउट यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि टू मेक इटसेल्फ अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन अट्रैक्टिव की जगह अगर आप आकर्षक की जगह ये लिखेंगे कि स्वयं को आकर्षण का एक केंद्र बनाना या आकर्षक बिंदु बनाना, वो ज्यादा बेहतर लगता है क्योंकि वो सही अर्थ को मतलब समझाता है। और उसी प्रकार लास्ट लाइन पर आ जाइए। द ऑथर कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट दो द पाथ इज पेरिलियस। अब पेरिलियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका थोड़ा खतरनाक, जिसमें बहुत ज्यादा जोखिम हो, बहुत रिस्की। अब यहां पर अगर आप ये लिखेंगे जैसे द पाथ इज पेरिलियस, यानी कि जो रास्ता है वो जोखिम भरा है या वो खतरनाक है। लेकिन अब जैसे मैंने कहा था पाथ में आप रास्ता भी लिख सकते हैं, मार्ग भी। अब अगर आप ये कहेंगे कि मार्ग खतरनाक है, वो चीज उतनी सूटेबल नहीं लगती, क्योंकि मार्ग आपका थोड़ा शुद्ध हिंदी का आ जाता है, खतरनाक थोड़ा सा आपका देसी लैंग्वेज का आ जाता है। तो या तो आप लिखिए कि रास्ता खतरनाक है और जोखिम भरा है, या फिर आप ये लिखिए कि मार्ग अत्यंत कठिन और जोखिम भरा है। तो मार्ग के साथ कठिन लिखना और रास्ते के साथ खतरनाक लिखना, ये थोड़ा सा ज्यादा सूटेबल लगता है। तो वही शब्द की शब्दों को कैसे संबंधित करके सही तरीके से लिखना है वो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए हिंदी अनुवाद में इन छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए तो अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बॉटम अप अप्रोच, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसकी शुद्ध हिंदी करना चाहें तो ये क्या होता है? उल्टी विनियोग विधि। अगर आपको ये याद है लिख दीजिए, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप कहते हैं कि टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच, वहां पे यही लिखा होता है ना। तो अगर आप इसे ये लिखेंगे उल्टी विनियोग विधि और शीर्ष पाद उपागम, तो ये ना कुछ ज्यादा ही औपचारिक हो जाएगा, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। और हिंदी अनुवाद करने का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को उस चीज का उस चीज की समझ आए। तो उसे आप अगर आप या फिर आप ये लिखेंगे नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण या ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण को जोड़ना, फिर तो हो गया काम। गलत नहीं लिखा आपने, लेकिन सही तरीके से नहीं लिखा। तो अगर आप इसे सिंपल ये लिखिए बॉटम अप और टॉप डाउन दृष्टिकोण को जोड़ना, वो आपका ज्यादा बेहतर लगता है। तो इसलिए आप इसे एज इट इज लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने बताया था कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट, तो रचनात्मक की जगह सृजनात्मक भावना ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि रचनात्मक जो है वो थोड़ा सा क्रिएटिव आ जाता है कि आप नए नए विचार लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये क्रिएटिव जो है वो जोड़ने से ज्यादा संबंधित नहीं है। और यहाँ पर जोड़ना जो था वो ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पे रचनात्मक की जगह सृजनात्मक ज्यादा बेहतर शब्द रहेगा। तो वही सही स्थान पर सही शब्द का प्रयोग ही हिंदी अनुवाद में सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर पेरिलियस का मैंने आपको बताया कि खतरनाक या जोखिम भरा, तो फिर वही चीज इसे 3 तरीके से आप लिख सकते हैं कि पाथ इज पेरिलियस, कि मार्ग अत्यंत कठिन और जोखिम भरा है, या फिर रास्ता बहुत ही खतरनाक है, या फिर मार्ग बहुत ही खतरनाक है। अब मार्ग बहुत खतरनाक है, ये मैंने आपको बताया था कि मार्ग के साथ खतरनाक लिखना उतना सही नहीं लगता। तो या तो आप पहला वाक्य लिखिए या दूसरा वाक्य, तीसरा वाक्य उतना सही नहीं है। तो बस इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप देखिए, अब हम
उस पैसेज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि इफ द यूरोपियन यूनियन कंटिन्यूज टू फंक्शन द सेम वे एज प्रेजेंटली देन देयर इज अ लिटिल होप फॉर इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको कहा था कि टॉप डाउन एंड द बॉटम अप अप्रोच, इसको तो हमने इंग्लिश में एज इट इज मतलब हिंदी में लिख दिया था, लेकिन अब ये जो यूरोपियन यूनियन है, जरूरी नहीं कि आपको हर शब्द को ही ऐसे लिखना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें मतलब अंग्रेजी का एज इट इज हिंदी में लिख देना सही लगता है क्योंकि वैसी आवश्यकता होती है, लेकिन यूरोपियन यूनियन को अगर आप यूरोपियन संघ लिखेंगे वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब उतनी हिंदी तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे है, यदि यूरोपीय संघ वर्तमान की तरह ही कार्य करना जारी रखता है तो सुधार की बहुत कम उम्मीद है। संघ को मौलिक रूप से पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता है। यूरोप को एक सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है जो टॉप डाउन और बॉटम अप दृष्टिकोण दोनों को जोड़ती है, ठीक है। तो अब लगता है ये थोड़ा सा औपचारिक तरीके से जो आपने लिखा है। अगला देखिए, द यूरोपियन यूनियन शुड अप्रोच द ब्रेक्सिट नेगोशिएशंस। अब यहाँ पर ये शुड अप्रोच, अब यहाँ पर ये नहीं है कि जो यूरोपियन संघ है उसको दृष्टिकोण ब्रेक्सिट नेगोशिएशन करने का मतलब भी वो नहीं होता ये जो आप मोल भाव करते हैं। नेगोशिएशन करना मतलब ये जो वार्ताएं चलती हैं संघों के बीच में, ठीक है ना, इन अ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट टू अवॉइड द डाइवर्जन ऑफ इट्स अटेंशन फ्रॉम री इन्वेंटिंग इटसेल्फ। अब देखिए बात क्या होती है कि इस स्तर पर आकर ना, जिस तरीके का आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस स्तर का आप एग्जाम दे रहे हैं, वहां पर आपको ये लंबे लंबे सेंटेंसेस आते हैं, तो उसका आपको सही से अनुवाद करना आना चाहिए। तो देखिए अब इसे क्या लिखेंगे आप, यूरोपीय संघ को सृजनात्मक भावना के साथ ब्रेक्सिट वार्ता से संपर्क करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए, मतलब कि संपर्क करना चाहिए ताकि स्वयं की पुनर्स्थापना में ध्यान भटकाने से उसे रोका जा सके। यूरोपीय संघ को युवा पीढ़ी को बेहतर भविष्य की उम्मीद देकर या उम्मीद देने के माध्यम से उनका स्वागत करने के लिए स्वयं को फिर से आकर्षण का एक केंद्र बनाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, द ऑथर कंक्लूड्स बाय सेइंग दैट दो द पार्ट इज प्रिविलियस, चाहे, दो का मतलब क्या होता है, अब इसे थ्रू मत पढ़ लीजिएगा। एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगी, आप जानते हैं स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो जल्दबाजी में शब्द को पढ़ ही गलत लेते हैं। यहाँ पे दो है, थ्रू नहीं है, सिर्फ आर का फर्क है। आर अगर यहाँ पर होता तो वो थ्रू बन जाता कि उसके द्वारा, लेकिन यहाँ पे दो यानी कि चाहे, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। येट ही कैन क्लियरली सी इन सच स्ट्रगल्स द प्रोस्पेक्ट ऑफ द यूज रिवाइवल मतलब उसके पुनरुत्थान को देख सकता है। तो देखिए इसका अनुवाद कि लेखक यह कहकर निष्कर्ष निकालता है कि यद्यपि मार्ग अत्यंत कठिन और जोखिम भरा है, फिर भी वह ऐसे संघर्षों में यूरोपीय संघ के पुनरुत्थान की संभावना को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो आई होप ये जो हमने अनुवाद किया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए वो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन ये वीडियो यहीं पर समाप्त नहीं है, अभी एक छोटा सा पैसेज और करना शेष है। तो चलिए देखते हैं। कंपनीज दैट हैव थ्राइव्ड एमिड द पेंडेमिक, एमिड मतलब कि जो महामारी थी उसके बीच में जो मतलब फली फूली हैं, एंड वर्कर रिशफलिंग हैव फोकस्ड ऑन वर्कर वेलबींग फ्रॉम द स्टार्ट, कि प्रारंभ से ही, शुरू से ही उन्होंने मतलब कि जो कर्मचारी हैं उनके स्वास्थ्य, उनके भले के लिए सोचा है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, फॉर मेनी एम्प्लॉयज अक्रॉस द ग्लोब दिस मे बी द एक्सेप्शन रादर देन द नॉर्म। As Gallup's John Clifton put it, improving life at work is not rocket science. अब जैसे अब यहाँ पर रॉकेट साइंस लिखा है, अगर आप कहेंगे कि कार्यस्थल पर जीवन में सुधार करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल लिखेंगे रॉकेट साइंस नहीं है, अर्थात मतलब कि कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों चीजें आप लिखेंगे। बट द वर्ल्ड इज क्लोजर टू colonizing Mars than it is to fixing the world's broken workplaces. अब ये जो ब्रोकन वर्क प्लेसेस है, क्या आप इसे ये लिखेंगे टूटा फूटा कार्यस्थल। वो जो टूटा फूटा कार्यस्थल है ना, उसका मतलब ये आएगा कि आप मतलब उस जगह को वैसे ही बता रहे हैं जैसे कि वो टूटी फूटी जगह है। अब यहाँ पर आपको ब्रोकन को टूटा फूटा नहीं लिखना, आपको ब्रोकन को लिखना है वो जो बिखरा हुआ वर्क ये कार्यस्थल है, या अव्यवस्थित वो भी आप लिख सकते हैं। तो सही शब्दों का प्रयोग करना है, ब्रोकन की जगह टूटा फूटा नहीं लिखना है। या तो आप लिखिए बिखरा हुआ, क्योंकि जो बिखरा हुआ शब्द है ना या अव्यवस्थित, वो आपके इमोशनल चीज को दर्शा रहा है कि जो चीज सही से व्यवस्थित नहीं है। तो देखिए अब इसका, महामारी और कर्मचारियों के फेरबदल के बीच फलने फूलने वाली कंपनियों ने शुरू से ही श्रमिकों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है।
तो शुरू से ही या प्रारंभ से ही, कुछ भी आप लिख सकते हैं। दुर्भाग्यवश दुनिया भर में कई कर्मचारियों के लिए यह एक नियम के बजाय अपवाद हो सकता है। अपवाद मतलब एक्सेप्शन। जैसा कि गैलप के जॉन क्लिफ्टन ने कहा। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, ये जैसे इम्प्रूविंग, ये जो है वो इन्वर्टेड कॉमाज में है, तो आपको भी अपना कथन जो है वो इन्वर्टेड कॉमाज में ही लिखना है। ये जो बीच में जो साइंस दिए गए होते हैं, जो चिन्ह दिए गए होते हैं, चिन्ह, उन्हें आपको नहीं भूलना है। जहां पर आपको ये इन्वर्टेड कॉमा दिया है, आपको वो बात हिंदी में भी इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखनी है। तो कार्यस्थल पर जीवन में सुधार करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु यह दुनिया बिखरे हुए कार्यस्थलों को ठीक करने से अधिक मंगल ग्रह पर बसने और निवेश करने के ज्यादा करीब है, कि उससे ज्यादा जुड़ी हुई है। ठीक है ना। तो ये चीज कि कैसे आपको उन चीजों को लिखना है। आगे देखिए, टू बिगिन टू फिक्स दीज इश्यूज मैनेजर्स मस्ट फोकस ऑन 2 एरियाज इन पर्टिकुलर। अब देखिए यहां पर ये जो चिन्ह है, फिर आपको हिंदी में अनुवाद करते समय भी ये चिन्ह लगाना है, लीडरशिप एंड कल्चर। अब यहां पर फिर एक और चीज, लीडरशिप को तो आप नेतृत्व लिख देंगे, कल्चर को आप केवल और केवल संस्कृति लिखेंगे। अगर आप सिर्फ संस्कृति लिखेंगे ना, तो वो फिर मतलब कि ऐसा लगता है कि आप ये जो जैसे संस्कृति, देश की संस्कृति होती है, ठीक है ना, तो मतलब क्षेत्रीय चीज में थोड़ा ज्यादा जुड़ जाएंगे। यहाँ पर कल्चर का मतलब है कि कार्य क्षेत्र की संस्कृति, कार्य संस्कृति, तो इसलिए वो आपको चीज लिखनी पड़ेगी। वर्क कल्चर ना भी दिया हो तब भी यहाँ पे आपको कल्चर में संस्कृति से ज्यादा कार्य संस्कृति लिखनी होगी। फिर इन द फर्स्ट मंथ्स ऑफ द ईयर many MIT SMR readers turned their attention to articles focused on workplace culture, talent management and employee retention। अब देखिए ये सारे वर्ड्स की हिंदी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे पैराग्राफ्स आ सकते हैं। तो अब देखिए इसका अनुवाद, इन मुद्दों को ठीक करने के लिए प्रबंधकों को विशेष रूप से 2 क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। देखिए चिन्ह भी लगाया हुआ है, नेतृत्व और कार्य संस्कृति। कार्य संस्कृति, चाहे वर्क कल्चर नहीं लिखा था फिर भी आपको लिखना था वहां पे। वर्ष के पहले कुछ या प्रारंभिक महीनों में, अब चाहे आप पहले कुछ महीने लिखें चाहे प्रारंभिक महीने लिखें, दोनों में से आप कुछ भी लिखें, कुछ गलत नहीं माना जाएगा, दोनों सही अपनी जगह पर। महीनों में कई MIT SMR, अब देखिए MIT को आपको इस प्रकार से लिखना है, जरूरी नहीं कि आप उसकी फुल फॉर्म याद करके फिर उसको हिंदी में पूरा लिखें, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप ये लिखें सही लगेगा। MIT SMR पाठकों ने अपना ध्यान कार्यस्थल की संस्कृति, प्रतिभा पर प्रबंधन और कर्मचारी प्रतिधारण पर केंद्रित लेखों की ओर लगाया। कर्मचारी प्रतिधारण, एम्प्लॉय रिटेंशन को कर्मचारी प्रतिधारण कहते हैं। तो इसलिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी हिंदी आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपको इस प्रकार के पैसेजेस दिए जा सकते हैं। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आज आपको बहुत सारे इंग्लिश के नए नए वर्ड्स जैसे पेरिलियस, ठीक है ना, एम्प्लॉय रिटेंशन, टैलेंट मैनेजमेंट, कल्चर या वर्क कल्चर, तो देखने आपको संदर्भ कौन सा दिया गया है, तो बहुत सारी चीज़ों का पता चला होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये वाला वीडियो भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन जाने से पहले फिर हम आपके लिए 2-3 पंक्तियों का एक छोटा सा होमवर्क छोड़कर जा रहे हैं। मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि ज़रूर इस छोटे से अनुच्छेद का अनुवाद अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से अभ्यास नहीं करेंगे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि आजकल फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। और इस बार तो भाई जो कोरोना ने दस्तक दी है वो तो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा, वो अपने समय लेगा। लेकिन उसके लिए आप केवल एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि बाहर से आए हैं, थोड़ा सा मास्क पहन के रखिए, या फिर अगर मास्क नहीं भी लगाया तब भी घर आकर चेहरा धो लीजिए, हाथ अच्छे से धो लीजिए, ठीक है ना, गर्म पानी वगैरह पीजिए, स्टीम लेते रहिए थोड़ी सी भी, अगर आपको खांसी वगैरह आती है तो इसीलिए हम तो अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा से ही उनका वेलबींग ही चाहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, वो जीवन में उन्नति करें, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारी आशा है। तो चलिए इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।